हेलो स्टूडेंट्स, तो लास्ट सेशन में हमने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे और उसमें जो है सेट नंबर 6 का लास्ट क्वेश्चन आपका बचा हुआ था मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का। तो आज हम लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उसके बाद में हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर यानी कि लास्ट क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का, यानी कि 20 क्वेश्चन है। 20 क्वेश्चन में आपको 19 क्वेश्चन हमने सॉल्व करा दिए थे लास्ट सेशन तक, और आज का जो सेशन होगा वो हम 20 नंबर क्वेश्चन लेते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 20 सेट नंबर 6 से पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा द्विघात समीकरण समीकरण 9x² प्लस 3/4x माइनस √2 बराबर 0 को हल करने के लिए इसमें किस अचर को जोड़ना और घटाना चाहिए। जोड़ना और घटाना चाहिए, ये क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। इसमें आपको एक द्विघात समीकरण दिया हुआ है 9x² प्लस 3/4x है ना, 3/4x माइनस का √2 बराबर 0 को हल करने के लिए इसमें आपको किस अचर को जोड़ना पड़ेगा और क्या करना है, उसको घटाना चाहिए। मतलब क्या वो अचर क्या है जिसे हम जोड़ेंगे या फिर क्या करेंगे, घटाएंगे और घटाएंगे। तो वो आपको क्या करना है, यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर आप देखिए, आपके पास एक इक्वेशन यहाँ पे दे रखी है। उस इक्वेशन क्या है, 9x² प्लस 3/4x है ना ये, और माइनस का √2 बराबर क्या है, 0 है। ये इक्वेशन आपको यहाँ पे दे रखी है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। आप देखिए कि जो 9x² इसको आप क्या लिख सकते हो, 3x का होल स्क्वायर लिख सकते हो। मतलब 9x² को आप 3x का होल स्क्वायर लिख सकते हो, मतलब 3 × 9 हो जाएगा और x आपके पास स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3/4x माइनस का √2 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये चीज़ यहाँ पे है, ठीक है। अब देखिए, हम एक काम करते हैं कि जो यहाँ पे 3x है, हम मान लेते हैं कि 3x बराबर y। हमने क्या करा, हम एक यहाँ पे मानते हैं कि जो 3x है, ठीक है ना। देखो यहाँ पर 3x है, यहाँ अभी हम बता देंगे कि हमने ऐसा क्यों करा हुआ। यहाँ पे देखो 3x यहाँ पे है, 3x यहाँ पे, हमने 3x बराबर हमने क्या मान लिया, y मान लिया। इसको हम y मान लेते हैं। अब आप देखिए यहाँ पे आप रखोगे y का स्क्वायर हो जाएगा प्लस का, ये कितना हो जाएगा, 1/4y हो जाएगा। अब समझिए 3x के प्लेस पे आपको क्या रखना है, 3x के प्लेस पे आपको y रखना है। तो देखो 3x के प्लेस पे हमने y रख दिया और नीचे क्या है, 4 है, तो यानी कि y/4 ही तो है आपके पास, ठीक है। माइनस का √2 बराबर 0। इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? इतनी बात में ये है कि हमने 3x बराबर y लिया हुआ है, तो 3x के प्लेस पे हमने यहाँ पे देखो y पुट कर दिया और यहाँ पे 3x के प्लेस पे हमने y लिख दिया। 1/4 का मतलब ये इसके साथ गुणा होगा तो y ही तो होगा, तो y/4 होगा, ठीक है। तो ये आपके पास y/4 हो जाएगा, माइनस का √2 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर? आगे देखिए, अब हम क्या करते हैं, इसके आधे के वर्ग को एक बार जोड़ते हैं और एक बार क्या करते हैं, घट। देखो y का गुणांक क्या है, यहाँ पे y का गुणांक है 1/4। y का गुणांक क्या है, 1/4। तो हम क्या करते हैं, इस y के गुणांक के आधे के वर्ग को क्या करते हैं, हम इसके आधे के वर्ग को क्या करते हैं, एक बार हम जोड़ते हैं और एक बार क्या करते हैं, यहाँ पे हम घटाते हैं।
एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूं, मैं यहाँ पे क्या करने जा रहा हूं, हमने कहा कि जो y का गुणांक है इसका गुणांक 1/4 है, इसका हम आधा करेंगे, इसके आधे के वर्ग को आधा करने के बाद उसका वर्ग करेंगे, ठीक है ना, वर्ग को एक बार जोड़ेंगे और एक बार क्या करेंगे हम घटाएंगे। समझने की आप कोशिश करिए। देखो अब आप यहाँ पे हम समझा ही देते हैं आपको। 1/4 है, y का गुणांक क्या है 1/4, इसका आधा क्या होगा 1/4 का आधा क्या होगा, अरे 1/4 है, इसका आधा करने का मतलब 2 से आप इसको क्या कर दो, अरे किसी भी चीज का आधा करते हो तो क्या करते हो आप 2 से डिवाइड कर देते हो, आधा हो जाता है। तो इसका मतलब है कि नीचे आपको 1 मानना पड़ेगा, तो 1/4 गुणे 1/2 बराबर 1 क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। मतलब 1/4 का जो आधा है वो 1 क्या है 8 है। अब बच्चे को समझ ही नहीं पाएंगे कि इसमें क्या आपने कर दिया है। 1/4 का जो आधा है वो 1/8 है, या आप ऐसे समझ लो 1/4 है, इसका आधा का मतलब 1/2 से हमने 1/2 कर दिया, ठीक है ना, गुणे 1/2, यही तो आधा है ना 1/2। तो यानी कि यही 1 क्या आ जाएगा आपके पास 8 आ जाएगा। और आप देख ही रहे हो यहाँ पे, तो यानी कि इसके आधे के वर्ग को हम एक बार क्या करेंगे यहाँ पे जोड़ेंगे और एक बार क्या करेंगे घटाएंगे। समझने की आप यहाँ पे कोशिश करिए। y प्लस ये क्या हो जाएगा 1/4 y, और एक बार हम क्या करते हैं 1/8 एक बार हम जोड़ देते हैं, यहाँ पे स्क्वायर है ना, और 1 यहाँ पर एक बार हम घटा देते हैं, ठीक है। इसी को हमने बताया, इसी के आधे के वर्ग को एक बार हमने क्या करा हुआ है जोड़ दिया हुआ है, और एक बार हमने यहाँ पे घटा। अब इसको काट दोगे तो वही चीज ऊपर वाली आ जाएगी ना। आपको स्टेप जो है गलत अब तभी होगा, ठीक है। यहाँ पे देखो ये दोनों हमने माइनस करा, एक माइनस है तो एक प्लस का है, ठीक है ना, तो कट जाएगा तो ऊपर वाली बात आ जाएगी फिर से, माइनस का √2 बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आगे क्या हो जाएगा आपके पास यहाँ से। अब यहाँ पे देखो क्या चीज़ बनना है, एक बनना है आपके पास y प्लस 1 ये हो जाएगा आपके पास 8 इसका होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस का 1/8 का स्क्वायर माइनस का √2 बराबर क्या है 0 है। अब ये आपने क्या कर दिया, यहाँ पे हमने y प्लस 1/8 का होल स्क्वायर कर दिया, मतलब a स्क्वायर का मतलब ये चीज y स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब 1/8 का होल स्क्वायर, तो ये दोस्तों ना b स्क्वायर मतलब 1/8 का होल स्क्वायर हो जाएगा। और क्या हो जाएगा आपके पास प्लस का 2ab, तो यहां पर आप समझिए 2a क्या है आपके पास y हमने लिया हुआ है, तो ये y है, b क्या लिया हुआ है b 1/8 लिया हुआ है, तो यहाँ पे देख लो b आपके पास क्या 1/8 है, तो 2 1 जा 2 2 4 जा 8 मतलब y बटा क्या आ जाएगा 4 है, नीचे 4 है ऊपर y गुणा हो जाएगा तो y/4, तो यही चीज तो लिखा ना y/4 ही तो ऊपर लिखा हुआ है। तो आप यहाँ पे उम्मीद करते हैं कि आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। हर एक चीज आपको बिल्कुल डेप्थ क्लियर कर देंगे, ठीक है ना, कोई चीज आपको डाउट नहीं रहेगा कि ये चीजें कहाँ से आई, ठीक है ना, सब चीजें आपको बिल्कुल समझ में आने वाली हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं y प्लस 1/8 का क्या है होल स्क्वायर, इसको हम उस साइड भेज देते हैं, ठीक है। दोनों आपके पास ये दोनों माइनस का दिए तो दोनों आपके पास क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। यहाँ पे आगे देखिए, बिल्कुल आराम से लेकर के चलेंगे, ज़्यादा जल्दबाजी में काम नहीं करेंगे। तो यहाँ पे क्या है y प्लस 1/8 का होल स्क्वायर बराबर 1 ये कितना हो जाएगा 64, क्लियर, ये 1 कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा, और प्लस आपके पास क्या है यहाँ से √2 है, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर समझने की कोशिश करिए कि क्या पूछा हुआ है, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा द्विघात समीकरण 9x² प्लस 3/4x माइनस √2 बराबर 0 को हल करने के लिए इसमें किस अचर को जोड़ना और घटाना चाहिए। तो आपके पास ये चीज आपको यहाँ पे दिख रही है 1/64 क्या है, बाकी चीज आप जब करोगे तो ऊपर वाली चीज आपके पास फिर से निकल करके आ जाएगी, ठीक है ना। इसका आप होल स्क्वायर देखिए, अगर मैं यहाँ पे इसको आपको दिखा दूं, बाकी इसकी आवश्यकता नहीं है, चलिए मैं दिखाई देता हूँ इसका होल स्क्वायर। a² प्लस आपके पास क्या हो जाएगा b² हो जाएगा, ठीक है, और प्लस आपके पास क्या हो जाएगा a² प्लस का b² और आपके पास प्लस का 2ab है ना, 2 और a और आपके पास क्या हो जाएगा 2ab, ठीक है, और 2ab अब हुआ बराबर 1 कितना हो जाएगा 64 प्लस का कितना आपके पास √2। इसका आप विस्तार भी कर देते हो, ठीक है ना, तो y² प्लस का 1 आपके पास कितना आ जाएगा 64 आ जाएगा, ठीक है। इसको देखो हमने पूर्ण वर्ग यहाँ पे क्या कर दिया बना दिया है ना,
आपको दिखाई दे रहा है। तो पूर्ण वर्ग हमने इसको क्या करना है यहाँ पे बना दिया, तो इसका विस्तार करने की आवश्यकता नहीं है आपको। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपको क्या करना पड़ रहा है, यहाँ पे 1/64 जो है यही जो अचर है उसी को आपको क्या करना पड़ेगा, जोड़ना और क्या चाहिए, घटाना चाहिए। तो इसको आपको लिखने की आवश्यकता आगे नहीं है, हमको यहीं से समझ में आता है कि हम यहाँ पे लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं कि आपको जो है 1/64 ठीक है को जोड़ना और घटाना चाहिए। ये आपके पास इसका फाइनल आंसर होगा। तो उम्मीद करते हैं इसमें आपको जो विकल्प दिया हुआ है, जो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए 1/64 विकल्प नंबर बी जो है वो इसका बिल्कुल क्या है, राइट आंसर है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये क्लियर हो गया होगा, इसमें आपका कोई डाउट नहीं होगा। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ, ठीक है, ये आपको क्लियर है, यानी कि 1/64 जो है इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए आपको 1/64 क्या करना पड़ेगा, जोड़ना और घटाना पड़ेगा। ठीक है, हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब हम वर्णनात्मक क्वेश्चन पे आते हैं। अभी तक हमने केवल जो है बहुविकल्पीय प्रश्न ने सॉल्व करे हुए थे, अब हम वर्णनात्मक क्वेश्चन सॉल्व करने की तरफ बढ़ते हैं। इसमें आपको 5 खंड दिए हुए हैं, तो हम देखते हैं 1 बाय 1। ए का मान ज्ञात कीजिए। यदि बिंदु ए -3 कामा -14 और बी ए कामा -5 के बीच की दूरी 9 इकाई है। के बीच की दूरी क्या है, 9 इकाई है। आपको ए का मान इसमें क्या करना, फाइंड आउट करना है। तो बीच की दूरी का हम सीधे फार्मूला यहाँ पे क्या करेंगे, लगाएंगे। तो आपको जो बिंदु दिए हैं उनको हम सबसे पहले लिख देते हैं। ए दिया हुआ है -3 कामा -14, बी दिया हुआ है ए कामा -5 दे रखा है, और बीच की दूरी आपको दे रखी है, बीच की दूरी जो है वो 9 इकाई आपको यहाँ पे दिया हुआ है, ये चीज़। ठीक है, ए जो है वो -3 कामा -14 है, बी जो है ए कामा -5 है। ठीक, चलिए तो बीच की दूरी का हम फार्मूला लगाते हैं। बीच की दूरी का मतलब ए बी हम पता करते हैं, ठीक है ना। यहाँ से क्या हो जाएगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। यही बीच की दूरी का आपका क्या होता है, फार्मूला होता है। देखिए ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, और ये हमने क्या लिया, इसको y2 ले लिया। ठीक है, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, और ये क्या है, y2 है। ए बी देखिए कितना है, ये 9 इकाई यहाँ पे दिया हुआ है। फिर देखिए x2 देखोगे तो आपके पास क्या है, a है। x2 आपको क्या दिख रहा है, a दिख रहा है। x1 क्या है, -3 है, तो -3 है। जरा ध्यान से इसको आप समझिए, ये ठीक, प्लस y2 देखो क्या है, -5 है, क्या -5, और y1 यहाँ पे आपको दिख रहा है -14, ये चीज। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर है। देखिए यहाँ पे ए माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस का 5 है और प्लस का ये कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, और इसका ये
अंडर रूट हमने क्या कर दिया, लगा दिया। उम्मीद करते हैं इतनी बात आपको यहाँ पे समझ में आ रही होगी। ठीक है, चलिए हम आगे देखते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, a+3 का होल स्क्वायर और प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा, 14 में से 5 चला जाएगा, 9 5 14, तो 9 का ये कितना हो जाएगा स्क्वायर, 9 का क्या हो जाएगा स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, सिंपल, इतनी बात आपको क्लियर है। आगे देखिए हम क्या करेंगे, हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो इसका जब हम वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये देखिए ये इसके स्क्वायर से इसका रूट जो हो जाएगा वो कैंसिल हो जाएगा, तो 9 स्क्वायर बराबर आपके पास क्या आ जाएगा, a+3 का होल स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा आपके पास 9 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, सिंपल, इतनी बात आपको क्लियर हो रही है। स्क्वायर से इसका रूट हमने क्या कर दिया, यहाँ पे कैंसिल कर दिया है। आगे देखिए ये 9 स्क्वायर, ये 9 को भी हम इस साइड ले आए तो ये भी माइनस का हो जाएगा। ठीक है, बराबर a+3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। सिंपल, अब ये आपके पास क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, तो a+3 का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा आपके पास 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास क्या हो जाएगा a+3 और 2 बार a+3 है बराबर क्या है 0 है। ठीक है ना, तो a+3 बराबर 0 या फिर a+3 बराबर क्या हो जाएगा आपके पास 0 हो जाएगा। ठीक है ना, तो a बराबर क्या आ जाएगा -3 या फिर a बराबर माइनस का क्या आ जाएगा आपके पास 3 निकल करके आएगा। यानी कि आप a की वैल्यू जो आपके पास होगी वो आपके पास क्या होगी -3 ओवरऑल आपको निकल करके यहाँ पे आएगा। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। आपको इसमें a पूछा हुआ था तो a जो है वो कितना है आपके पास -3 है। सिंपल, इसमें आपको किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें आपको अगर किसी प्रकार का कोई डाउट है तो इसको आप कमेंट में लिखिए, उसका मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। यानी कि x1 यहाँ पे कितना था -3 था, y1 जो था वो -14 था, x2 जो था वो a है और y2 जो है वो -5 है। बस हमने यहाँ पे पुट करा, x2 हमने देखो यहाँ पे a लिख दिया, x1 के प्लेस पे हमने क्या यहाँ पे -3 है तो -3 हमने ब्रैकेट में लिख दिया और ये सूत्र का था तो ऐसे हमने इसको लिख दिया। ठीक है, y2 यहाँ पे देखा -5 तो -5 लिख दिया, y1 हम देख रहे हैं तो y1 -14 है तो देखो हमने ब्रैकेट में यहाँ पे -14 एक सूत्र का यहाँ पे है तो ये प्लस हो जाएगा और ये वाला भी आपके पास प्लस हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे हमने कर दिया ये चीज़। अब यहाँ पे 14 में से 5 चला जाएगा तो 9 5 14 9 बचेगा यहाँ पे। ठीक है, दोनों पक्षों का स्क्वायर कर दिया तो ये आपके पास 9 का स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर से इसका रूट कैंसिल आउट हो जाएगा तो a+3 का होल स्क्वायर प्लस 9 का क्या है स्क्वायर है, तो इसको हमने इस साइड लेकर क्या है तो ये आपके पास कट करके क्या हो गया 0 हो गया। तो a+3 का होल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो a+3 2 बार है ना, a+3 बराबर 0, तो इसका मतलब है a+3 बराबर 0 या फिर a+3 बराबर 0, तो a बराबर आपके पास क्या है -3 है। तो इसका आंसर जो है वो -3, a का जो मान है वो क्या है -3 है। ठीक है, इतना आपको क्लियर है। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, फिर आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन है, इसमें आपको प्रूफ करना है सिद्ध कीजिए कि 2 + 1/10² a प्लस 1/cot² a बराबर 1/sin² a cos² a। ये चीज़ आपको यहाँ पे क्या करनी है प्रूफ करनी है। समझिए, इसको आप समझने की कोशिश करिए।
हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देखिए हम इसका लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, यानी कि RHS हम लेते हैं, और ठीक है नो LHS लेते हैं, ठीक है, और RHS हम क्या कर देंगे यहाँ पे प्रूफ कर देंगे, ठीक ना। लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं और हम राइट हैंड साइड उसको क्या करेंगे, हम प्रूफ करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम LHS लेते हैं, क्या है 2 + 1/tan² A + 1/cot² A, ये है। अब देखिए यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसको हम चलिए देखिए cot² A, इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ बटे इसको हम tan² A cot² A, ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। क्लियर है इतना आपको? देखिए cot² A tan² A, cot² A को क्या लिख सकते हो आप, 1 उल्टा होता है ना, 1/tan², आप tan² A आप लिख सकते हो उसको, ठीक है ना। यानी cot² A को आप 1/tan² A लिख सकते हो। तो यहाँ पे आप देखिए ये आपके पास क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या बचेगा यहाँ से 2 + cot² A + tan² A, ये आपके पास यहाँ पे निकल करके आता है। इसमें हम क्या कर सकते हैं कि हमें ये रिजल्ट आपके पास आ जाए 1/sin² A × cos² A, आपको यहाँ पे लाना है। तो हम देखिए इसमें क्या कर सकते हैं, देखिए cot² A को आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो cosec² A - 1, ये लिख सकते हो ना आप। यानी कि cosec² A - cot² A बराबर क्या होता है, 1 होता है ना। अरे यही तो सूत्र होता है, cosec² A - cot² A बराबर आपके पास क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो यानी कि cosec² A - 1 बराबर cot² A, है ना। 1 को हमने इस साइड लिया है तो माइनस का, इसको उस साइड भेज दिया तो प्लस का। तो वही चीज़ हमने लिखा हुआ है ना, यानी cot² A के प्लेस पे हमने cosec² A - 1 यहाँ पे पुट किया हुआ है। अब आप समझिए प्लस tan² A को आप क्या लिख सकते हो, बताओ आप tan² A को आप क्या लिख सकते हो। आपको ये सोच करके चलना है कि आपको ये रिजल्ट लाना है, कुछ ऐसी चीज़ आपको सोचनी है। आपको यहाँ पे कोई चीज़ ऐसा तो है नहीं कि आप डायरेक्टली इसको आप कुछ कर दो आप तुरंत आ जाएगा, ठीक है ना। आपको यहाँ पे सोचना पड़ेगा और आपको वो ट्रिगोनोमेट्री का वो फार्मूला आपको यहाँ पे पुट करना पड़ेगा जो यहाँ पे सुइटेबल हो, यानी कि जो हमारा रिजल्ट निकाल करके दे। बाकी तो फार्मूले तो बहुत सारे होते हैं ट्रिगोनोमेट्री के, ठीक है। अब उन सारे फार्मूलों को तो आप यहाँ पे रख नहीं सकते, आपको उन्हीं फार्मूलों से उस फार्मूले को सिलेक्ट करना है जो हमको ये रिजल्ट निकाल करके दे। तो ऐसा नहीं है कि आपको चीज़ें फिर आपको सोचनी पड़ेंगी यहाँ पे, ठीक है ना। कोई अध्यापक ऐसा नहीं कि इसको जो है जो वो उसको सोचना पड़ेगा, जैसे वो सोचता हो वैसे आपको भी सोचना पड़ेगा, ठीक है ना, कि हम यहाँ पे कौन सा चीज़ यहाँ पे रखें जो हमारा रिजल्ट यहाँ पे निकल करके ये दे। अन्यथा आप इधर उधर कुछ रखते चले जाओगे तो आपका रिजल्ट जो है निकल करके नहीं आएगा, ठीक है ना, आप उसमें परेशान हो जाओगे। तो आपको वैसा चीज़ आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा। और ये तरीका बढ़िया ये है कि आप क्वेश्चनों की आप प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस करने के बाद कुछ ऐसा रिदम बनता है, कुछ ऐसा सिस्टम होता है कि फिर चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है ना। वो अपने आप ही दिमाग में आपके आने लगेगा कि हाँ ऐसा ऐसा है, तो आपके पास ये लगा दो वो हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसी चीज़ें आपके पास थोड़ा बन जाओगे, आपके पास चीज़ें आने लगेंगी खुद ही, ठीक है। तो यहाँ पे तो tan² A को हम यहाँ पे लिख देते हैं sec² A - 1, ये हम लिख सकते हैं क्योंकि sec² A - tan² A बराबर 1 होता है, ठीक है ना। तो यानी कि sec² A - 1 बराबर tan² A, यानी कि tan² A बराबर होता है sec² 1, ठीक है। तो यहाँ पे अब आप देखिए
2 प्लस कोसेक स्क्वायर है, सेक स्क्वायर है, -1 -2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये यहाँ पे एक माइनस का 2 है और एक क्या है, प्लस का 2 है, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, इतना आपको क्लियर है। अब देखिए ये क्या है, कॉसेक स्क्वायर ए। कॉसेक स्क्वायर ए को आप क्या बोल सकते हो, 1 बटा साइन स्क्वायर है, इसी का तो उल्टा होता है, यानी कि साइन स्क्वायर बराबर 1 बटा कॉसेक स्क्वायर है, या फिर कॉसेक स्क्वायर बराबर 1 बटा साइन स्क्वायर है। ठीक है, और प्लस यहाँ पे आपके पास सेक स्क्वायर ए है, तो सेक स्क्वायर ए को आप क्या लिख सकते हो, 1 बटा कॉस स्क्वायर ए, क्योंकि कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है 1 बटा सेक स्क्वायर ए, और सेक बराबर होता कॉस ए, ये चीज़ होती है। तो यहाँ पे आप देखिए LHS बराबर, इसको हम इसके साथ गुणा करवाते हैं कॉस स्क्वायर ए, इसको इसके साथ गुणा करवाते हैं साइन स्क्वायर ए बटे साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए इंटू, ठीक है, LHS बराबर। अब आप ही बताओ, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बराबर होता है 1। मैं बार बार क्यों रिपीट करता हूँ, आप उसको समझ सकते हो, बार बार चीज़ें रिपीट करने से आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे, ताकि आपका उसमें डाउट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे हम देखेंगे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है बटे, और ये आपके पास साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए, और यही आपको दिख रहा है यहाँ पे RHS के। उम्मीद करते हैं कि इसमें आपको डाउट नहीं होगा। कहीं पर अगर इसको आपको नहीं समझ में आया है तो आप उसको लिखिए, मैं उसको कई बार बोला हुआ हूँ, जहाँ पर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आती है उसको आप तुरंत लिखिए, मैं उसका वहाँ पे आपको कमेंट में उसका मैं रिप्लाई कर दूँगा, आपको चीज़ें वहीं पे क्लियर हो जाएंगी। हम देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर हम अगला देखते हैं। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। यहाँ पे किन मान अणु के युग्म का एक हल है। ये है P के किन मानों के लिए निम्न समीकरणों के युग्म का अद्वितीय हल है। तो यहाँ पे 4x है प्लस PY प्लस 8 बराबर 0, और एक है 2x प्लस 2y बराबर 0, ये है। तो अद्वितीय हल की कंडीशन क्या होती है, अद्वितीय हल की कंडीशन होती है A1 बटा A2 बराबर नहीं होना चाहिए B1 बटा, तो अद्वितीय हल की कंडीशन, और वही आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है P के किन मानों के लिए निम्न समीकरणों के युग्म का एक अद्वितीय हल है। तो यानी कि यहाँ पे अद्वितीय हल के लिए आप देखिए, क्या होता है आपके पास A1 बटा A2 बराबर नहीं होना चाहिए B1 बटा B2 के। ये अद्वितीय हल के लिए क्या है, कंडीशन है। आप यहाँ से देखिए A1 क्या है, A1 देखोगे तो 4 है, A2 क्या है
2 है, B1 क्या है, P है, B2 क्या है, 2 है। ठीक है, A1 यहाँ पे क्या है, 4 है, A2 जो है वो कितना है, 2 है, B1 जो है वो कितना है, P है, और B2 जो है वो 2 है। ठीक, अब यहाँ पे आप देखिए क्या हम यहाँ पे कर पाएंगे। A1 बटा A2 बराबर नहीं होना चाहिए B1 बटा B2 के। तो A1 कितना है, 4 है, A2 कितना है, 2 है, B1 कितना है आपके पास, ये चीज है। ठीक है, तो अब हुआ है कि निम्नों के युग अद्वितीय को यहाँ पे प्राप्त करना है। इसका कि वैल्यू आपको यहाँ पे क्या है, तो कौन सा के लिए इन के जो उस द्वितीय है, समझ कर ये कोशिश। ठीक है, वो क्या करना, वो को क्या करना है, तो क्या मान है बताइए जरा सोच। आप 1 रख देते, 1/2 इसके बराबर, ये मतलब 2 है, कहने मतलब 2, यानी 2 बराबर 1/2 तो होगा नहीं, कभी नहीं होगा। आप यहाँ पे क्या रख दो, 2 रख दो, तो 2 अगर रख देते हो तो आपके पास 2/2 मतलब कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और ये 2 है, नहीं होगा। 3 रख दो, 3/2 हो जाएगा, और 3/2 हो जाएगा, और 3/2 कभी भी 2 के बराबर, ये 2 है, 4 रख दिया, 4/4 मतलब 2, और इधर भी 2 बराबर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन तो यहाँ पास अद्वितीय नहीं आई, हो गया, बराबर नहीं लाना है आपको, ये हमने आपको यहाँ पे टास्क दिया हुआ है। फिर आप क्या रख दो, वो आप रख दो, चलिए रख देते हैं हम 5 रख देते हैं, 5/2 कभी भी 2 के बराबर नहीं होगा। 6 रख दो, 6/2 कभी भी बराबर नहीं होगा। रख दो 7, 7/2 कभी भी 2 के बराबर नहीं होगा। इसका मतलब है कि 4 को छोड़ करके, किसको छोड़ करके, 4 को छोड़ करके कोई भी आप पूर्णांक यहाँ पे हो सकता है। 4 को छोड़ करके कोई भी पूर्णांक आप क्या कर दो, यहाँ पे रख दो। ठीक है, P आप 4 को आप छोड़ देना है, 4 को छोड़ करके कोई भी पूर्णांक आप यहाँ पे रखोगे तो वो यहाँ पे इसको रहेगा, मतलब इसके बराबर आपको नहीं दिखाएगा, मतलब अद्वितीय हल की कंडीशन हो जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब है कि 4 को छोड़ करके कोई भी आप यहाँ पे वास्तविक संख्या रख दो। ठीक है, या आप ऐसे बोल दो, 4 को छोड़ करके कोई भी वास्तविक संख्या, या फिर आप कोई भी क्या बोल दो, पूर्णांक बोल दो। ठीक, इसको छोड़ करके, 4 को छोड़ करके, तो यानी कि हम 4 को छोड़ करके कोई भी वास्तविक संख्या, तो P के वो मान क्या है, तो 4 को छोड़ करके कोई भी वास्तविक संख्या, तो कोई भी वास्तविक संख्या P का क्या हो जाएगा, मान हो जाएगा। इसके लिए मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है, तो उम्मीद करते हैं आपको क्लियर हो गया होगा। तभी बराबर नहीं होगा तो P यहाँ पे कोई भी वास्तविक संख्या हो जाएगा, इसको छोड़ करके, 4 को छोड़ करके, तभी जो है वो उसके बराबर नहीं होगा। ठीक है, हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लेते हैं जो है अगला। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा, इसमें आपको किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसमें 2 पासों को एक साथ फेंका जाता है। 2 पासों को फेंका जाता है, इसकी प्रायिकता निर्धारित कीजिए। इसकी प्रायिकता निर्धारित कीजिए कि दोनों पासों पर आई की
दोनों पासों पर आई संख्याओं का अंतर 2 है। ये यहाँ पे क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, दो पासों को एक साथ हमने क्या, ये प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन है, प्रायिकता से क्वेश्चन यहाँ पे पूछा हुआ है। प्रायिकता आपको निर्धारित करनी है कि दोनों पासों पर आई संख्याओं का अंतर क्या है, 2 है। तो दो पासे उछाले हुए हैं, तो इसका मतलब है कि जो कुल संभव परिणाम है वो कितने होंगे, दो पासे उछाले हुए मतलब एक पासे पे कितना होता है, 6 होता है, तो 6 छंग 36। तो कुल संभव परिणाम जो होंगे वो कितने होंगे, 30 होंगे। इतनी बात आपको समझ में आ रही है। यहाँ पे तो को उछालने पर आप देखिए समझिए, दो पासों को उछालने पर कुल संभव परिणाम, देखिए तो क्या हो जाएगा, हो सकता है पहले पासे पे 1 आ जाए, दूसरे पासे पर भी 1 आ जाए। दो पासा उछाला हुआ है ना, हो सकता है पहले पासे पे 1 आए, दूसरे पासे पे भी 1 आ जाए। हो सकता है पहले पासे पे 1 आए, दूसरे पासे पे 2 आ जाए। हो सकता है पहले पासे पे 1 आए, दूसरे पे 3 आ जाए, 1 आए, 4 आए, 1 आए, 5 आ जाए, और 1 आ सकता है, और 6 आ सकता है। ये हो सकता है ना, हो सकता है पहले पासे पे 1 आए, दूसरे पासे पे भी 1 आ जाए। हो सकता है पहले पासे पे 1 आए, दूसरे पासे पे 2 आ जाए। हो सकता है पहले पासे पे 1 आए, दूसरे पासे पे 3 आ जाए। हो सकता है पहले पासे पे 1 आए और दूसरे पासे पे 4 आ जाए। तो ऐसे हो सकता है। हो सकता है ये भी तो हो सकता है पहले पासे पे 2 आए, दूसरे पासे पे 1 आ जाए। ऐसा हो सकता है ना। हो सकता है कि पहले पासे पे 2 ही आए और दूसरे पासे पर भी 2 आ जाए। हो सकता है 2 3 हो, 2 4, 2 5, 2 6। समझ में आ रहा होगा सारी चीज़ें। ये भी तो हो सकता है पहले पासे पे 3 आ जाए, दूसरे पासे पे 1 आ जाए। हो सकता है, हो सकता है 3 2 हो जाए, 3 3 हो जाए, 3 4 हो जाए, 3 5 हो जाए, और 3 6 हो जाए। हो सकता है कि 4 1 आ जाए, 4 2 आ जाए, 4 3 आ जाए, 4 4 आ जाए, 4 5, और 4 6 आ जाए। ये भी हो सकता है। हो सकता है कि 5 1 आ जाए, 5 2 आ जाए, 5 3 आ जाए, 5 4, 5 5, 5 6। आगे अगर हम देखेंगे तो 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5, 6 6। ये पॉसिबिलिटी है। दो पासों को जब आप क्या करते हो, उछालते हो, तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 छंग 36 आपके पास पॉसिबिलिटी है। यानी कि जब आप यन ऑफ यस निकालोगे तो वो कितना आ जाएगा, 36। इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी इस चीज़ से। अब हम प्रश्न को पढ़ते हैं एक बार। ये कुल संभव परिणाम हैं जब हम को क्या करा हुआ है, उछाला हुआ है। देखिए यहाँ पे दोनों पासों पर आई संख्याओं का अंतर 2 है। अब इसमें से आपको वो छांटना है, यानी कि कुल जो परिणाम आपको यहाँ पे दिए हुए हैं, इन कुल संभव परिणामों से आपको उन परिणामों को छांटना है जिनके बीच डिफरेंस जो है वो 2 का होना चाहिए। आपको 2 का डिफरेंस यहाँ पे किसमें दिखाई देता है, वो चीज़ आपको क्या करना है, छांटना है। तो एक आप देखते हो 2 का डिफरेंस कहाँ से दिखाई देगा, 4 में से 1 जाएगा, 3 बचेगा, 5 में से 1 जाएगा। देखो एक तो ये हो गया, आपको दिख रहा है, यानी 3 - 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये आपके पास 1 हो जाएगा। एक आपको कहाँ से दिखेगा, एक आपको ये देखो यहाँ से दिख रहा है, दिख रहा है आपको, 4 में से 2 जाएगा, 2 बचेगा। और आपको कहाँ से दिखेगा, एक आपको यहाँ से ये दिख रहा है,
दिख रहा है आपको, 5 में से 3 जाएगा, 2 बचेगा। और आपको कहाँ दिख रहा है, एक आपको 3 में से 1 जाएगा, 2 बचेगा। क्लियर हो रहा है आपको? एक आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये दिख रहा है, और एक आपको कहाँ पे दिख रहा है, एक आपको यहाँ पे दिख रहा है। जहाँ पे आपको 2 दिख जाए अंतर, ठीक है, वही हो जाएगा। और आपको कहाँ पे दिख रहा है, ये आपको देख लो, यहाँ पे एक ये दिख रहा है, 5 में से 3 जाएगा, 2 बच जाएगा। और आपको कहाँ पे दिख रहा है, 6 4, ये भी आपको दिख रहा है। तो और कहीं आपको दिख रहा है तो गिन लेते हैं हम, 1 2 1 2 3 4, है ना। 4 के बाद एक 5, एक 6, एक क्या है ये 7, और एक क्या है यहाँ पे 8 है। एक बार मैं फिर से काउंट करता हूँ, 1 2 3 4 5, 5 के बाद एक 6, एक 7, एक 8। तो यहाँ पे अनुकूल परिणामों की जो संख्या है, देखिए अनुकूल यानी कि n ऑफ e वो क्या है, 8 है। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी, प्रायिकता हो जाएगी n ऑफ e बटे n ऑफ s। ये तो n ऑफ e 8 है और ये 36 है। तो ये कितना हो जाएगा, अगर आप इसको 4 दूनी 8, 4 9 36, तो ये 2/9 हो जाएगा। यानी कि जो प्रायिकता निकल के आएगी वो 2/9 आ जाएगी। तो बिल्कुल समझ में आया होगा, इसमें किसी प्रकार का कोई आपको डाउट नहीं होगा। सारी चीज़ें मैंने इसमें क्लियर कर दी हैं कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पे हैं। मैंने आपको सारे संभव परिणाम यहाँ पे भी लिख दिए। अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणाम आपके पास जो यहाँ पे पूछा हुआ है, आई संख्याओं का अंतर कितना है, 2 है। तो आपको यहाँ पे हमने ढूंढ करके आपको बता दिया है, ठीक है, कि क्या क्या चीज़ें हैं जिनके बीच में डिफरेंस जो है वो 2 का है। ठीक, हम देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। इरेज करता हूँ मैं इसको, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अगला कहता है संख्याओं 8 की पावर n पर विचार कीजिए। विचार कीजिए जहां n एक प्राकृत संख्या है, जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है, कोई जिसके लिए 8 की घात n अंक 0 पर समाप्त होता है, पर समाप्त होता है। ये आपको यहाँ पे क्या करना है, बताना है कि 8 की घात n जो है वो अंक 0 पर समाप्त हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। इस बात की आपको क्या करनी है, जांच करनी है, जहां n जो है वो एक प्राकृत संख्या है। देखिए हमको मालूम है कि कोई संख्या 0 पर समाप्त होगी, कोई संख्या का अंक जो है वो 0 पर समाप्त होगा, वो गुणन 5 आ।
खंड में क्या 5 आवे, वही जा कर के जो है अंक शून्य पर वो समाप्त होगा। तो यहाँ पे मतलब है हमारा कि इसको हम चेक करते हैं, चेक करने के देखते रिजल्ट यहाँ पे निकल करके आता है। यन के देखिए, यन के किसी भी मान के लिए यन प्राकृत संख्या है और आपको मालूम है कि प्राकृत संख्या का मतलब होता है प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 5 ऐसे डॉट डॉट संख्याएं चलती हैं प्राकृतिक संख्या, ठीक है। तो यन के किसी मान के लिए, यन के किसी मान के लिए संख्या 8 की घात n अंक शून्य पर समाप्त होगी, अंक शून्य पर। इसमें कोई बस थ्योरी आपको लिखनी होगी कि आपको क्या समझ है, क्या पकड़ है इसमें, आप वो आपको करना है। समाप्त होगी यदि उसके अभाज्य गुणनखंड में 5 आवे। क्या काम नहीं, यन के किसी मान के लिए संख्या 8 की घात n अंक शून्य पर समाप्त होगी यदि उसके अभाज्य गुणनखंड में 5 आए, लेकिन 8 की घात n बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 घात n बराबर 2 की घात 3 की घात n, तो 2 की पावर 3 n हो जाएगा। में 2 के अलावा में आप देख रहे हो ना, 2 के अलावा कोई अभाज्य गुणनखंड मौजूद नहीं है, अतः अंकगणित की आधारभूत परिमेय, अंकगणित की हमें ये निश्चित करवाती है कि n का ऐसा कोई मान नहीं है, n का कोई ऐसा मान नहीं है, कोई ऐसा मान नहीं है जिसके लिए 8 की घात n अंक शून्य पर समाप्त हो। ये थ्योरी आपको यहाँ पे लिख देनी है। ये आपकी इसमें आपको बताएगा कि आपकी कितनी समझ है इस क्वेश्चन के प्रति, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन अगर आते हैं तो उसमें आपको 5 अगर गुणनखंड निकल करके आता है तब तो आप वहाँ पे बोल सकते हो कि शून्य पर अंक समाप्त होगा, अन्यथा नहीं होगा। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैं इसको इरेज करता हूँ, आप इसका कीजिए, जल्दबाजी में लिख, बस आपको ये अब पढ़ोगे आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी बिल्कुल, ठीक है। इरेज करता हूँ मैं इसको, आप इंसर्ट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन कहा हुआ है इसमें कि यदि द्विघात समीकरण दो एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स 6 बराबर 0 का एक मूल 2 है, का
2 है। तो के का मान ज्ञात कीजिए। समीकरण का दूसरा मूल भी ज्ञात कीजिए। समीकरण का ये तो इक्वेशन आप एक मूल, इसका शून्यक जो मूल बोलो या फिर क्या बोलो, शून्यक बोलो, तो एक शून्यक इसका जो है या फिर मूल ही दिया हुआ है, मूल जो है वो 2 है। और दूसरा मूल आपको के का मान आपको सबसे पहले बताना है, फिर आपको दूसरा मूल भी आपको, क्योंकि x² है मतलब अधिकतम पावर कितनी, तो इसके कितने मूल होंगे, 2 अधिकतम 2 मूल होंगे। तो यहाँ पे इसको हम p ऑफ x मान करके चल लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे चर जो है वो x है। ये चीज़ हम 2 इसका शून्यक है, हम 2 यहाँ पे पुट कर देते हैं, यानी कि जहाँ जहाँ x है वहाँ हम 2 पुट कर देते हैं। तो इतनी बात आपको समझ में ये ठीक, 8 में से 6 गया, ये चीज माइनस का 1, के जो आया वो माइनस का 1 निकल करके आया। इतना आपको क्लियर है। x के प्लेस पे हमने यहाँ पे 2 रखा, 2 का स्क्वायर है, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 हो जाएगा यहाँ पे, और ये 2 के है, माइनस का 6 है, तो 8 में से 6 गया, 2 बच गया, प्लस 2 के बराबर 0, 2 के बराबर माइनस का 2, तो के बराबर माइनस का 2/2 बराबर माइनस का 1। अब के जो आया वो माइनस का 1 आया। दूसरा शून्यक निकलना तो आप के यहाँ पे पुट कर दो, दूसरा शून्यक भी हम यहाँ पे मालूम कर लेते हैं। अभी हम देख लेते हैं, देखिए क्या है, 2x², के की प्लेस का 1 रखो, माइनस जाएगा, माइनस का 1 रखोगे तो माइनस का x हो जाएगा, माइनस बराबर 0। तो यहाँ पे क्या करना है, गुणनखंड कर लेते हैं, ठीक है। गुणनखंड करेंगे तो 2 शून्य का, अब यहाँ से 2 शून्य तो आपके पास निकल के आएगा ही, एक आपके पास 2 निकल, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है, अब इससे आपकी जांच भी हो जाएगी। एक आपके पास 2 दिया हुआ, एक तो 2 आएगा और कोई दूसरा, तो दूसरा हमको निकालना ही है, तो एक तो 2 निकल, यहाँ से दोनों शून्य निकले आप यहाँ से। 6 दूनी 12 गुणा कर दीजिए, 12 हो जाए, घटा दीजिए तो 1 आ जाए। यहाँ पे 1 आप देखिए x है ना, तो x का मतलब 1, यहाँ पे हमने बोला घटाने के लिए, तो 4 3 12 और 4 में से तो 1 आ जाएगा। ये 3x, ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर हम क्या करते हैं कि 2x कॉमन कर लेते हैं, तो कितना बचेगा, x - 2 बचेगा, है ना, 2x² और माइनस का 4x, क्लियर है, 3, ये x - 2 बच जाएगा। ये चीज तो यहाँ से दो, या फिर इसको मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, माइनस का 3/2। तो एक तो 2 आ गया ना, 2 बोला हुआ था इसमें, एक मूल 2 है, तो एक मूल 2 तो आपके पास निकल कर क्या रहा है, दूसरा मूल जो है वो माइनस का 3/2 है, ये दूसरा मूल है। तो आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं। हमने क्वेश्चन नंबर 5 किया, दिए हुए 5 खंड के सेशन किया, बस प्रैक्टिस करनी है, और अगर भी का कोई डाउट तो कमेंट में लिख देना है, इसका आपको कर दूंगा। तो लास्ट अगर आप देखें सर तो आपको सारे हो गए होंगे। अगर तब भी डाउट अगर हो जाता है
क्योंकि अभी आप पढ़ रहे हो तो स्वाभाविक है तो होगा ही होगा। ऐसा नहीं आपको सारी क्लियर हो जाए एक बार में, एक बार पढ़ने से सारी चीज़ें, तो ऐसा होता है लेकिन कम में, ठीक है। एक नहीं कहेंगे तो एक तो क्लियर होंगी नहीं, आप चीज़ों को ना है समझना, कुछ चीज़ें खाएंगे।